साथियों कहते हैं कि अगर सऊदी अरब जाना है तो कोई गलत काम मत करना और दो काम तो बिल्कुल भी मत करना। एक यह है कि वहां के जो अरबी होते हैं उनकी बेटियों के साथ, उनकी पत्नी या महिलाओं के साथ कोई अनैतिक संबंध मत बनाना, जोर जबरदस्ती मत करना। और दूसरा यह है कि किसी की हत्या बिल्कुल मत करना। अगर यह करते हो, वहां पर पकड़े गए, तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि आपको ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते हैं। लेकिन साथियों एक हिंदुस्तानी लड़का जो कि 2012 के आसपास सऊदी अरब जाता है और वहां पर जाने के बाद साथियों वो टॉप लेवल के ये दोनों काम करता है। और एक तो वहां पर शेख के परिवार के महिलाओं के साथ अनैतिक संबंध भी बनाता है और दूसरा किसी की हत्या की षड्यंत्र भी रचता है। लेकिन साथियों कमाल की बात यह है कि साथियों इकलौता एक ऐसा वह शख्स था जो सऊदी अरब में ये काम करता भी है और उसके बाद वह वापस सकुशल अपने देश भी आखिरकार लौट आता है। साथियों अगर अरब कंट्री जैसे वो कानून है और वो हमारे देश में लागू हो जाए तो सरकार को रोज हजारों लोगों को दोस्तों फांसी पर चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रोज कम से कम लगभग 40 से 50 लड़कियों के साथ रेप होता है। 80 से 90 के बीच में लोगों का दोस्तों मर्डर होता है। इसके अलावा नाजायज संबंधों की कोई गिनती ही नहीं है। नशे का कारोबार, चोरी, डकैती और ये सारी चीजें रोज यहाँ पर हजारों की संख्या में साथियों हो रही हैं। लेकिन साथियों लोग पकड़े भी जाते हैं, जेल भी जाते हैं, कुछ लोग मामूली सजा भी पाते हैं, कुछ लोग तो बिना सजा पाए ही छूट जाते हैं। यहां तक कि फांसी किसी को भी नहीं होती है। लेकिन एक उत्तर प्रदेश से लड़का जिसका नाम आरिफ खान होता है, 2012 के आसपास वह सऊदी अरब के एक शहर में, उस शहर में वह जाता है काम करने के लिए। साथियों वह घरेलू नौकर के रूप में काम करने के लिए जाता है और एक शेख के यहाँ पर काम करने लगता है। जो शेख था उसके पास धन दौलत की कमी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उसके पास 4 पत्नियां थी। जो सबसे बड़ी पत्नी थी उसकी उम्र करीब 40 से 42 साल के आसपास थी और जो सबसे छोटी पत्नी थी उसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल के आसपास रही होगी। बड़ी पत्नी के पास 4 बच्चे थे और उन 4 बच्चों में से एक सबसे बड़ी बेटी जो थी वह लगभग 15 साल की थी। बाकी 3 जो छोटे बच्चे थे, इसके अलावा भी जो 3 पत्नियां थी उनके पास भी बच्चे थे। 2 के पास 2-2 बच्चे थे, एक के पास 1 बच्चा था। तो शेख जो है उसकी 4 पत्नियां थी, चारों पत्नियों के साथ वह रहता था। लेकिन साथियों सऊदी अरब का एक कानून कि आप शादी तो 4 कर लिए, लेकिन उन चारों के साथ एक समान व्यवहार करना पड़ेगा और एक समान प्यार करना पड़ेगा और एक समान सुख सुविधाएं भी उपलब्ध करानी पड़ेगी। लेकिन साथियों अगर कोई भी एक समान ही प्यार करेगा, एक समान ही व्यवहार करेगा, तो साथियों उसके साथ 4 शादी करने की क्या जरूरत है। जब चारों से में से एक तरीके का प्यार रहेगा तो एक ही शादी में गुजारा कर लेगा। लेकिन जो शेख था उसकी 4 शादी कर रखी थी, लेकिन कानून अपनी जगह पर था। वह सिर्फ अपनी छोटी पत्नी के साथ रहता था, बाकी की तरफ वो हाथ देखता भी नहीं था। कभी कभार उनकी सुख सुविधाएं ले लेता था या फिर त्योहार वगैरह में, रमजान वगैरह में सारे लोग इकट्ठे होते थे और चारों पत्नियां अलग अलग घर में रहती थी। तो जो गुलाम, जो साथियों आरिफ खान था, वह उस बड़ी पत्नी के पास काम करने के लिए जाता है और वह उसकी नौकरी करने लगता है। लेकिन साथियों अब जो शेख था बूढ़ा हो चुका था और वो चारों का बराबर ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसलिए कोई उसे फोन करती या सामान चाहिए था, वह सामान चाहिए था, तो साथियों आरिफ खान को ही भेज देता था। कहता था कि भाई जरा उधर जाके देख ले, उधर जाके देख ले, क्योंकि वह भी ऑलराउंडर था। साथियों हर काम कर लेता था, ड्राइविंग कर लेता था, फर्नीचर का काम, बिजली का पानी, सारा काम वह कर लेता था। तो इसीलिए वहां गया तो था बड़ी बीबी की नौकरी करने के लिए। लेकिन साथियों अब वह चारों के बीच में बिल्कुल फुटबॉल की तरह इधर उधर आरिफ खान बन करके रह गया। जहां भी बोलते उधर उसे जाना पड़ता। अब उसकी ड्यूटी थी कि 8 घंटे की थी, लेकिन उसे 16 से 18 घंटे की ड्यूटी बजानी पड़ती थी। लेकिन इसके बदले जो है उसे पैसे भी ज्यादा मिल रहे थे, क्योंकि जो पत्नियां थी बहुत अच्छी थी, तो वह उसे पैसे दे दिया करती थी। और क्योंकि साथियों आरिफ खान भी मुस्लिम भाई था, तो इसलिए वह लोग उसे फ्रेंडली तरीके से बात करते थे और उससे व्यवहार करते थे। साथियों एक दिन की बात है, शेख जो था वह इंडिया घूमने के लिए आया हुआ था। तो वह गुलाम साथियों वह आरिफ खान को फोन करता है।
जो कि सऊदी अरब में था। कहता है कि आरिफ खान ऐसा है कि तुम्हारी छोटी बीबी जी हैं, क्योंकि सबको बीबी जी वो बोलता था। तो उन बीबी जी के पास जाओ, जरा देखो वहां पर क्या प्रॉब्लम है, कुछ सामान वगैरह लाना है तो उसको तुम ले आओ। वह कहता है कि ठीक है साहिब। साथियों, इतना कह करके वह चला जाता है उसकी छोटी पत्नी के घर पर, जिसका नाम दोस्तों जन्नत होता है। अब जन्नत जो है दोस्तों, जैसे उसका नाम था तो जन्नत बिल्कुल मतलब स्वर्ग थी, और वह भी साथियों ऐसे ही बड़ी खूबसूरत थी जैसे स्वर्ग से सचमुच से वह कोई परी उतर करके जमीन पर आ गई हो। साथियों, उसकी उम्र लगभग 22 साल की थी। एक उसका छोटा बच्चा था और वह उसके घर पे जाता है और दरवाजा बंद और डोर बिल बजाता है। जन्नत साथियों, लड़की दरवाजा खोलती है और उसके बाद साथियों फिर आरिफ खान कहता है कि गुलाम अंदर आ जाओ। अब साथियों, आरिफ खान यह बात सुनता है तो उसे अपनी कानों में यकीन नहीं होता है। फिर वह कहता है कि तुम अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो? फिर वह कहता है कि मुझे अंदर आने के लिए मना किया गया है। कहती है किसने तुमको मना किया है? तो वह कहता है कि एक शेख साहब ने मुझे मना किया है। सभी घर में तुम जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस घर के अंदर बिल्कुल एंट्री मत करना। वह कहती है कि क्या बात कर रहे हो, वह इंडिया में है, वो थोड़ी देख रहे हैं कि तुम घर के अंदर हो या तुम घर के बाहर हो। और अब साथियों, वह सोचता है कि आरिफ खान चलो कोई बात नहीं है, वह देख कहां रहे हैं, जब यह बुला रही है तो अंदर जाने में क्या हर्ज है। वह जाता है साथियों अंदर और उसके बाद उसे एक सोफे पर बिठा देती है। उसके बाद वह अपना नकाब उतार देती है, जो कि साथियों बहुत ही रेयर होता है। वहां पर कोई महिला अपना नकाब किसी पुरुष के सामने, गैर पुरुष के सामने नहीं उतारती है। अपने चेहरे से नकाब हटाकर उससे कहती है कि आरिफ खान, जो तुम्हारी बड़ी बीबी जी हैं, बड़ी मालकिन हैं, उनके साथ तुम्हारा कैसा रिश्ता है? अब साथियों, इतना सुनते ही वह बिल्कुल आरिफ खान घबरा जाता है। वह कहता है कि जो रिश्ता आपके साथ है वही रिश्ता मेरा उनके भी साथ है। मैं नौकर उनका भी हूँ, नौकर आपका भी हूँ, आप दोनों ही मेरे मालिक हो। वह कहती है कि अच्छा। उसके बाद वह मोबाइल निकालती है और कहती है कि फिर यह क्या है? अब जैसे साथियों वह मोबाइल का स्क्रीन देखता है तो साथियों वह एकदम से पसीना पसीना यहां तक की हो जाता है, और उसके सामने मौत का दोस्तों काला अंधेरा नजर आने लगता है। क्योंकि साथियों उसने जो चीज किया था, जो सबूत उस फोन में था, जाहिर सी बात है कि वह उसको मौत के फंदे तक ले जाया जा सकता था। क्योंकि साथियों पिछले 1.5 सालों से साथियों आरिफ खान और उसकी बड़ी मालकिन के बीच में साथियों गलत संबंध चल रहा था। दोनों कई बार संबंध बना चुके थे। तो वो सारी चीजें साथियों दिखाती है और कहती है कि अब सच सच मुझको तुम बताओ कि ये कब से चल रहा है और ये तुम क्या कर रहे हो। तो साथियों सारी बात बता देता है। एक दिन की बात है कि वह बच्चों को मदरसा छोड़ करके आता है, और उसके बाद जब घर वापस आता है तो देखता है कि उसकी जो बड़ी मालकिन जो है वह रो रही हैं। जब वह उनके पास गया तो बोलता है कि क्या बात है, आप आखिरकार रो क्यों रही हैं? तो साथियों वह कहती है कि इससे तुम्हें क्या लेना, आखिरकार देना है। कहता है कोई बात नहीं, सॉरी, मैंने आपसे पूछ लिया। साथियों आरिफ खान कहता है कि जैसे ही मैं पलटता हूं यह बात कह करके, वैसे ही वह मेरा हाथ पकड़ लेती है और उसके बाद कहती है कि आरिफ खान, क्या मैं अच्छी नहीं हूं? तो आरिफ खान कहता है कि आप तो बहुत अच्छी हैं, आप में कोई कमी नहीं है। फिर वह कहती है कि मैं पिछले 6 से 7 साल से यह जानती ही नहीं हूं कि मर्दानगी क्या चीज है और पति क्या चीज होता है। क्योंकि जब से मेरा एक छोटा बेटा हुआ है और बड़ी बेटी 15 साल की थी, 3 उसके बेटे थे, सबसे छोटा बेटा 6 साल का था। और वह कहती है कि जब यह हुआ, वजूद में आया, तो उसके बाद से कभी उसने मेरे साथ रिश्ता ही नहीं बनाया, कभी उसने पति वाला फर्ज ही नहीं निभाया। तो मैं एकदम से तड़पती हूँ दिन रात, और कहां जाऊं, मेरे हाथ में कोई अधिकार भी नहीं है। मैं पति की इजाजत के बिना कहीं घूम भी नहीं सकती हूँ, टहल भी नहीं सकती हूँ, कहीं और जाकर के एंजॉय भी नहीं कर सकती हूँ। अभी मेरी उम्र लगभग 40 साल की है और मैं पिछले 5 से 6 साल ऐसे ही पड़ी हूँ, तो मुझसे और नहीं तड़पा जाता है। मैं बहुत दुखी हूँ, अब तक मैं कोई गलत काम कदम नहीं उठा रही हूँ। मेरे बच्चे छोटे हैं, अगर मैं चली गई तो क्या करेंगे? लेकिन अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और वह खुद को संभाल सकते हैं, लेकिन खुद का ख्याल रख सकते हैं, तो अब मुझसे बिल्कुल सहा नहीं जाता। तो फिर यह नर्क भरी जिंदगी मुझसे नहीं झेली जाती है।
मैं 1-2 दिन में अपनी जान दे दूंगी। अब यह कहकर जो है वह साथियों फिर आरिफ खान के सीने से लिपट जाती है और उसके बाद आरिफ खान भी खुद को रोक नहीं पाता है और आरिफ खान कहता है कि फिर मुझे उनके ऊपर दया आ गई और उसके बाद फिर हम दोनों एक दूसरे से लिपट गए और उसके बाद हमारे बीच सब कुछ आखिरकार हो गया। उसके बाद जो है बड़ी मालकिन थी, उन्हें बहुत खुशी मिली और फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे, एक दूसरे के फोन पर टेक्स्ट मैसेज भी भेजने लगे। अब जब भी उनको मौका मिलता है वह मुझे बुला लेती हैं और फिर मैं उनकी जरूरत पूरी कर देता हूँ। उन्हें खुशी मिलती है और सच बताऊं तो मुझे भी खुशी मिलती है, लेकिन सिर्फ मेरी गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो। अब साथियों जो बड़ी मालकिन थी और आरिफ खान था, इन दोनों के बीच में जो है मैसेज के जरिए बातचीत होता था और ये जो मैसेज थे किसी तरीके से उस जन्नत के हाथ लग जाते हैं। उसका स्क्रीनशॉट वह ले लेती है। उसके बाद यही चीज वह आरिफ खान को दिखा रही थी। अब साथियों आरिफ खान तो डर के मारे कांप रहा था कि अब उसका क्या होगा, क्योंकि उसने तो अपराध किया था। जाहिर सी बात है कि अब इसी के हाथ में था कि ये दोनों बच सकते थे या फिर दोनों की मौत निश्चित थी। वह कहता है कि मुझे माफ कर दो। फिर साथियों जन्नत कहती है कि फिर यही काम तो तुम उन दोनों के भी साथ करते होगे, वो दोनों मालकिन जो हैं। तो वह कहता है कि नहीं, उनके साथ मैं नहीं करता हूं, लेकिन यह बात है कि वो भी परेशान रहती हैं और वह भी जो है सेठ जी जो हैं, सर जी जो हैं, उनके व्यवहार से वो भी काफी दुखी हैं। तो उनके पास भी शायद वो साल 2 साल जब मुझे आए हो गए तब से मैंने देखा कि वहां भी नहीं गए हैं और फिर वो जो है सिर्फ आपके साथ रहते हैं। अब साथियों जन्नत के भी आंखों में बिल्कुल आंसू आ जाते हैं और वह कहती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। तुम्हारे सर कहाँ गए हैं? वह कहता है कि ये तो इंडिया गए हैं, किसी बिजनेस टूर के सिलसिले में गए होंगे। वह कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो, वो जो है नंबर 1 का अयास आदमी है, अयासी करने के लिए वह इंडिया गया हुआ है। उसका मुझ में मन बिल्कुल भर चुका है, हम सारे लोगों से उसका मन बिल्कुल भर चुका है। उसका काम ही यही है। हम लोग परेशान है कि हमारे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि जो भी वह दौलत थी, जो भी सारी प्रॉपर्टी थी, वह इनके पिताजी ने बनाई हुई है। इन्होंने बहुत कुछ भी नहीं बनाया है। अब साथियों जो शेख थे, उसका जो मेन बिजनेस था वह बंदरगाह पर, उसके पास 4 शिप थे किसी जमाने में, लेकिन उनमें से 3 शिप जो है अयासी के पीछे बिल्कुल बिक चुका था। सिर्फ एक शिप बचा हुआ था जिसका महीने में 7 लाख करीब किराया आता है और उसी से उन लोगों का दोस्तों खर्चा वगैरह चलता था। जो भी था वह अस्थायी मकान वगैरह थे, वही प्रॉपर्टी का नाम था, लेकिन बच्चों के भविष्य को लेकर के वह कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं था और अपनी हवस मिटाने के लिए वह शेख अक्सर जो है दूसरे देश चला जाया करता था, क्योंकि सऊदी अरब में रह करके वह काम यह नहीं कर सकता था। तो इन सब चीजों से वह दुखी था। वह कहती है कि ठीक है, तुम बच सकते हो, बस तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। कहता है कि क्या करना पड़ेगा? वह कहती है कि तुम्हें जो है शायद अल्लाह भी यही चाहते हैं कि इस आदमी का अब खात्मा हो, इसे इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। तो तुम जो है हमारे खातिर, हमारे बच्चों के खातिर तुमने जो है अपराध किया है, उससे बचने के लिए भी तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। अपने मालिक को तुम्हें रास्ते से हमेशा के लिए हटाना पड़ेगा, तुम्हें उनकी जान लेनी पड़ेगी। अब जैसे साथियों ये सुनता है तो वह तो साथियों बिल्कुल बौखला जाता है। वह कहता है कि मैडम मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं यह काम कैसे आखिरकार कर सकता हूँ? आप जानती हैं कि यह कानून कितना कठोर है, ये करने के बाद तो मेरा सीधा जो है सर कलम कर दिया जाएगा। वह कहती है कि तुम इसकी चिंता मत करो, अगर तुम पकड़े भी गए तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और मैं तुम्हें माफ करवा दूंगी, तो फिर सरकार भी को भी तुम्हें माफ करना पड़ेगा। वह कहता है कि आप तो माफ कर देंगी, लेकिन वो तो 3 लोग हैं, वो मुझे कैसी माफ करेंगी? तो वह कहती है कि तुम उन तीनों की चिंता बिल्कुल मत करो, वो तीनों भी यही चाहती हैं, क्योंकि हर कोई उससे दुखी है, उसकी यादों से हर कोई दुखी है। अब साथियों जो आरिफ खान था अरबी भाषा भी जानता था, क्योंकि उसके चाचा बहुत दिनों तक सऊदी अरब में काम किया करते थे। तो अपने गांव में वह बेसिक अरबी भी दोस्तों बोलचाल की भाषा उसको सीख चुका था। इसलिए साथियों उन लोगों से वह बातचीत करने में उसे आसानी आखिरकार हो जाती है।
तो वह बड़े हैरत में पड़ जाता है। वो बोलता है कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ। तो कहती है कि अगर यह काम नहीं कर सकते हो तो फिर तुम मरने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ, और अगर यह काम तुम कर दिए तो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि तुम्हें जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। अब साथियों, आरिफ खान सोच में पड़ जाता है। कहता है कि ठीक है, लेकिन यह काम तो आप लोग खुद भी कर सकती हो। कहते हैं कि जन्नत कहती है कैसे कर सकते हैं। हम लोग कहता है कि सिंपल सी बात है कि आपके पास चार चार घर हैं, इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं, किसी भी सीढ़ी से धक्का दे दो, लुढ़क के सीढ़ियों से आएंगे नीचे, वैसे भी उनकी जान चली जाएगी। तो फिर इस तरीके से और कोई और तरीका अपनाने की जरूरत आखिरकार क्या है। अब साथियों यह प्लान बन जाता है, और इसमें जो है बाकी जो 3 महिलाएं थी उनका भी साथियों योगदान रहता है। और वह कहते हैं कि हाँ ठीक है, बच्चे के खातिर कम से कम ऐसा काम तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा। साथियों अब इधर जो है प्लान बनने लगा कि चलो ठीक है, जैसे वो इंडिया से वापस आता है उसके साथ यह काम कर दिया जाएगा। अब ये साथियों लोग प्लान बना लेते हैं। शायद अल्लाह भी साथियों यही चाह रहा था, कि ईश्वर भी यही चाहता था कि ये जो सोच रहे हैं वह सोच रहे हैं उसके साथ ऐसा होना ही चाहिए। और वह 3-4 दिन दोस्तों इंडिया में रहा, और उसके बाद फिर मलेशिया में चले गया वही काम करने के लिए। और लगभग 3 से 4 दिनों के बाद फिर दोस्तों खबर आती है कि मलेशिया के एक होटल के कमरे में उस शख्स की हार्ट अटैक से आखिरकार मौत हो जाती है। और जिस समय उसकी मौत हुई थी उस समय उसके साथ 2 लड़कियां थी, जिनके साथ वह रंगरलिया मना रहा था। और साथियों जब मौत के कारणों का पता लगाया गया तो साथियों वास्तव में आप सोचेंगे कि जो उसके साथ हुआ वह सही हुआ। वह साथियों 2 लड़कियों के साथ रंगरलिया मना रहा था, और उनको संभालने के लिए वह शक्तिवर्धक दवाओं का सेवन किया था, पावर की गोलियों का इस्तेमाल वह से किया था, और जरूरत से ज्यादा खा लेने की वजह से, ओवरडोज होने की वजह से हार्ट अटैक उसको हो गया और उसकी मौत हो जाती है। तो इन लोगों को दोस्तों कुछ करने की जरूरत आखिरकार नहीं पड़ी, और साथियों उधर जो है ऊपर वाले ने उसका काम कर दिया, और उसके करने का दोस्तों फल स्वयं ही उसे दे दिया। अब साथियों उसके बाद जो है सारे लोग संतुष्ट होते हैं, और कुछ दिनों तक वह रहता है। लेकिन फिर एक दिन वह सोचता है कि यार इस जन्नत का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं यह क्या करे, क्योंकि औरतों का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी वक्त वह उसे फांसी हो सकती है, अपने फायदे के लिए वह कहीं इस्तेमाल मुझे कर सकती है। इसलिए एक दिन वह साथियों कहता है कि मैं तो अपने गांव जाऊंगा, क्योंकि 2.5-3 साल मुझे हो गए गांव गए, मेरे माता पिता की तबीयत खराब है। और उसके बाद जो है वो सारे लोग उसे कुछ न कुछ दोस्तों धन दौलत दे करके आरिफ खान को भेजते हैं, और कहते हैं कि जब तुम आना तो यहीं पर आना। लेकिन साथियों फिर आरिफ खान बेवकूफ नहीं था, एक बार हिंदुस्तान आ गया उसके बाद फिर कभी वह सऊदी अरब लौट करके मुंह तक नहीं देखा, कभी भी सऊदी अरब नहीं गया। तो साथियों यह थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।